नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झांकी प्रदर्शन समूह की भागीदारी भी होगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का श्री राम, माता कौशल्या और महाकाव्य रामायण से गहरा संबंध है। पत्र में छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की भी जानकारी दी गई है। देखिए, उनको पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए। लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नजदीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है। उद्देश्य यही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में। तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि राजीव पुन्नी में माघी मेला में हमारे पड़ोसी देशों के भी कलाकार आए थे, प्रस्तुतियां दी थी। तो रायगढ़ में 1, 2, 3 तारीख को इसका आयोजन है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। लोग बोला राम वनगमन परिपथ अभी शुरू किए हैं क्या? देखिए, उनको आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झांकी प्रदर्शन भी होगा। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का श्री राम, माता कौशल्या और महाकाव्य रामायण से गहरा संबंध है। पत्र में छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और इसमें भागीदारी करने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि श्री राम और माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ से गहरा संबंध है। पत्र में छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की भी जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित किया गया है, जो कि रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, इसमें बुलाया गया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। बिल्कुल, देखिए, संगीत और धर्म की नगरी हम कह सकते हैं रायगढ़ क्षेत्र को, जहां पे 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है अरुण। और 1 से 3 जून तक से इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है। ऐसे में समय समय पर कई आयोजन आपने और हमने देखे हैं। इससे पहले ही माता कौशल्या धाम में कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रामायण मंडली ने माता कौशल्या के साथ साथ श्री राम की धुन पूरे छत्तीसगढ़ में बहाने की कोशिश की। इसके अलावा अब एक बार फिर राम धुन जो है वो छत्तीसगढ़ से निकल करके पूरे देश भर में जाएगी।
इसका एक बृहद पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देखें भी हम तो 1 से 3 जून तक रायगढ़ क्षेत्र में जब ये आयोजन होगा, इसमें श्री राम नाम की जो धुन है वो गूंजती हुई नजर आएगी। देश विदेश माफ कीजिएगा, देश भर के तमाम जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों से वहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार होते हैं, राम नाम की, राम धुन की जो झांकी होती है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुखों को विशेष तौर पर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रित भी किया है छत्तीसगढ़ में श्री राम नाम की बयार जो है छत्तीसगढ़ से निकल करके सभी राज्यों में जाए, पूरे देश भर में फैले। इसके मद्देनजर एक वृहद स्वरूप में, भव्य स्वरूप में एक आयोजन जो कि 3 दिवसीय महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाना है और जिसकी तैयारियां इस वक्त रायगढ़ क्षेत्र में देखने को भी मिल रही है। राम नाम का ये जो धुन है, ये जो गौरव है, ये छत्तीसगढ़ से निकल करके पूरे देश भर में जाएगा। इस आयोजन से ये महसूस किया जा सकेगा। जी अरुण। आकांक्षा, देखने में ये भी आ रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि जो आयोजन हो रहा है ये चुनावी आयोजन है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस तरीके के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आयोजन करवा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ चुनाव को लेकर के बातचीत होती है, आयोजनों को लेकर के जब बातचीत होती है, तो राम नाम की धुन पर सियासत भी हमने देखी है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जब राम नाम को लेकर के सियासी अखाड़ा छत्तीसगढ़ बनता हुआ नजर आया है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर एक वृहद पैमाने पर आयोजन हो रहा है और चुनाव के करीब ये आयोजन हो रहा है, तो भाजपा इसे चुनावी एजेंडे के रूप में जोड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो श्री राम के नाम की ये जो धुन है, इसे गौरव के स्वरूप में छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश भर में प्रचारित करने का कार्य जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो 2 अलग अलग स्वरूप है। जाहिर सी बात है, प्रदेश में जब चुनाव होते हैं अरुण, तो इस दौरान पे कई स्थितियां यहाँ ऐसी भी बनती है जब सभी आयोजनों को राजनीति से जोड़ा जाता है, लेकिन राम नाम पर राजनीति छत्तीसगढ़ में लगातार चलते हुए भी नजर आ रही है। एक बार फिर आप और हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे इसे चुनावी एजेंडा भाजपा की ओर से करार दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आपने इसमें सुना होगा। उनका साफ तौर पर कहना था कि श्री राम वन गमन पथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में श्री राम ने एक बड़ा लंबा समय अपना व्यतीत किया है वनवास काल का। ऐसे में उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो हमारी जो पुरोधा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति से जुड़ी हुई पुरोधा है, तो उन्हें सहेजने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। ये किसी भी प्रकार से चुनावी एजेंडा नहीं है। इस पे प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की जरूर सामने आई है। बहरहाल ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राम नाम को लेकर के एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार एक बेहतर प्रयास करने जा रही है कि छत्तीसगढ़ श्री राम के ननिहाल से श्री राम का जो धुन है, श्री राम नाम की जो गूंज है, वो पूरे देश भर में फैले। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झांकी प्रदर्शन की भी भागीदारी होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र भेजा है। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत खेमे के बार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर अब मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने निशाना साधा है। संयम ने कहा है कि पायलट को चुनावी साल में पेपर लीक और बीजेपी राज के करप्शन का मुद्दा उठाने पर सवाल खड़े किए हैं। लोढ़ा ने पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि वह चुनावी साल में नाखून कटवाकर शहीद होना चाह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनसंघर्ष यात्रा और पायलट के आंदोलन का कोई भी सियासी असर नहीं होने वाला है, उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और न लेगा। पायलट के पास जो है समूह दिख रहा है, सब प्रायोजन समूह है, यही घोड़े और यही मैदान है, सबका हिसाब सामने आएगा। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं
भी हो, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है? एक दो बड़े नेता जो एक दूसरे के विरोधी होते जा रहा है, एक ही सरकार में एक ही सत्ता के दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी की राजनीति में अंतर्कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ गहलोत के खेमे के जो लोग हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट के खेमे के जो लोग हैं एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, हाल ही में जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट की निकली थी, उसके बाद से ही इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। गहलोत गुट के लोगों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार बयानबाजी निकल करके सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, अगर अभी की बात करें हम तो सचिन की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही की निर्दलीय विधायक जो है संयम लोधा, उनका भी जो है बयान सामने आया है। उन्होंने भी सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को चुनाव के समय में ही ये बात क्यों याद आई? इससे पहले, आज से पहले क्या सरकार का ये जो पूर्व सरकार रही है उसका भ्रष्टाचार याद नहीं आया, या उससे पहले युवाओं के भविष्य की बात नहीं आई? जो चुनाव से पहले ही इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि पार्टी की हद में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। हंसी के पात्र सचिन पायलट बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पायलट जो है वो बिना नाखून कटा शहीद होने का प्रयास कर रहे हैं, शहीद बनने का प्रयास कर रहे हैं। इससे साबित कुछ नहीं होने वाला है। पायलट की जो जनसंघर्ष यात्रा है वो सिर्फ एक दिखावा है और लोगों का वोट बटोरने की एक कला है। आपको बता दूं कि देखिए, आज इसी को लेकर देखिए गहलोत और जो सचिन पायलट के गुट के लोग हैं वो अजमेर में हंगामा हो गया। एक कार्यक्रम था, एक कांग्रेस का फीडबैक का कार्यक्रम था, उसके दौरान हंगामा हुआ। और इतना ही नहीं, हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर मारपीट भी करने लगे, लात घुसे भी चल गए। सचिन पायलट के गुट के लोग जो है सीएम गहलोत के गुट के लोगों पर मारपीट करने लगे। हालांकि ये जो मामला है आज ही का है और इस प्रकार की बातें जो है सामने दिनों दिन आती जा रही है। लेकिन सचिन पायलट का सिर्फ एक ही नारा है कि मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास पद हो या ना हो, लेकिन मैं आप सबके लिए खड़ा रहूंगा। अरुण, पूजा, पार्टी के जो आलाकमान नेता हैं, इन दो बड़े नेताओं की सुलह क्यों नहीं करवाते? क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस फतेह हासिल करेगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए 6 महीने बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस की ये अंतर्कलह का पूरा फायदा बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी इसका फायदा उठाकर पूरी तरह तैयार हो गई है। वो किस जगह जाकर के कितने वोट लेने हैं, SC ST सभी के वोटों को लेकर उन्होंने अपने प्लान तैयार कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ये अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही है। हालांकि हाईकमान पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में पहले से ही बयानबाजी, गुटबाजी चलती आ रही है। और हाईकमान की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए थे, जब राजस्थान में उनकी यात्रा निकली थी, तब उन्होंने पूरी कोशिश की थी और एक साथ इन दोनों को करने का प्रयास भी किया था। लेकिन अब फिर से इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए, बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से फायदा मिल रहा है। बीजेपी पार्टी जो है इस कमी को लेकर के अब जनता के बीच में सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं के हित की नहीं हो सकती, सगी नहीं हो सकती, वो जनता की क्या सगी होगी। लेकिन एक तरफ देखिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो बराबर काम भी कर रहे हैं
जनता के बीच में जाकर के। और अभी की अगर हम बात करें तो उनका जो महंगाई राहत कैंप निकला उससे लोग कहीं ना कहीं खुश भी थे। बड़े बुजुर्ग परिवारजन के लोग जो है सीएम अशोक गहलोत के लिए अच्छाई भी कह रहे थे। लेकिन इस प्रकार की जो ये बात सामने आ रही है सचिन पायलट का बार बार में बगावत करना या अपने ही पार्टी के खिलाफ हो जाना, तो इससे कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस पार्टी का है वो दिखने लगा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका। आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है सचिन पायलट जो भी चाहे कर सकते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आगामी चुनाव है, इसको लेकर सचिन पायलट इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा के घोषित विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दोनों प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सुबह बीजेपी मुख्यालय से निकलकर भाजपा विधानमंडल दल कार्यालय पहुंचे। यहां भाजपा एमएलसी उम्मीदवार पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में विधानसभा में विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पहले दोनों बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की संभावना थी, लेकिन सपा ने भी अपने 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीनियर रिपोर्टर आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश शुक्ला, देखा जाए कि जो कि उत्तर प्रदेश में पदम सेन ने वो नामांकन पत्र दाखिल किया है, इसके लिए सपा की तरफ से भी 2 प्रत्याशियों को उतारा गया है। बिल्कुल, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी रामरतन और रामकरण को प्रत्याशी बनाया। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव है, 2 सीटें खाली हुई थी, एक बनवारी लाल जोहर के निधन से खाली हुई थी, वहीं दूसरी जो है लक्ष्मण आचार्य, जिनको सिक्के का जो है वो बनाया गया था, राज्यपाल बनाया गया था, उसकी वजह से सीटें खाली हुई थी। और दोनों का कार्यकाल लगभग एक का कार्यकाल बताया जा रहा है कि 2027 में खत्म हो रहा था, वहीं दूसरा कार्यकाल 2028 में खत्म हो रहा था। तो इसी को लेकर के 29 तारीख को चुनाव होने हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से ज्यादा विधायक है, तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए गए वो कहीं ना कहीं एमएलसी बन सकते। जी अगर देखा जाए कि सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे उस वक्त बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। क्या सपा के जब प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने गए हैं तो क्या इस दौरान सपा के कोई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का साफ तौर से हमेशा का जब भी नामांकन होता है, अखिलेश यादव या उनके जो वरिष्ठ नेता है चाहे राम गोविंद चौधरी या फिर अन्य जितने नेता है वो साथ में पहुंचते हैं। तो साफ तौर से राम गोविंद चौधरी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके वो वहां पर पहुंचे थे और नामांकन दर्ज कराया था। हालांकि जिस तरीके से बात की जाए विधान परिषद के चुनाव को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कुल 255 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में बैठ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर एनडीए की बात करी जाए तो 273 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उनके गठबंधन दल है उनका कब्जा है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो जीत के लिए 202 मतों की जरूरत होती है, तो साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अपने खुद के मौजूदा विधायक इतने हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नल एंड वॉइड साबित हो सकते हैं। और साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो जरूर उनको वोट करेंगे, उनके समर्थक के साथ वोट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो 273 का आंकड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी की प्रत्याशियों की जीत हो सकती है। यह नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सपा की तरफ से कुछ बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि बीजेपी हर हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। अब बिल्कुल देखिए, साफ तौर से अगर बात करी जाए बयान को लेकर के, तो नामांकन के दौरान किसी ने कोई भी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर समाजवादी पार्टी के हो। लेकिन ये साफ है कि जब 29 तारीख को मतदान होगा उसके बाद अखिलेश यादव जरूर इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि जिस तरीके से उनकी सत्ता सरकार नहीं है और वो विपक्ष में नेता विपक्ष के रूप में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये पहले से पता है कि जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनके जीतना उनका मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उसमें से एक
जो कुमार मानवेंद्र हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब हैं और 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। वहीं अगर बात करी जाए जो पद्मसेन चौधरी हैं वो 2 बार से लगातार 1996 से सांसद रहे और उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से पहले जो जनसंघ पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की उसमें वो सदस्य रहे और 1996 से ये खुद सांसद रहे बहराइच से। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों कद्दावर नेताओं को उतारा है मैदान में और एमएलसी के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती जरूर तय कर ली। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भाजपा एमएलसी उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में विधानसभा में विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सोनीपत के टीडीआई एस्पेनिया में 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्चे का शव टीडीआई एस्पेनिया बेसमेंट में बरामद हुआ है। परिजनों ने एक परिचित किशोर और अन्य पर बच्चे के अपहरण करने का आरोप लगाया था और पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। बच्चे के गायब होने की सूचना सोमवार शाम को ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में लापरवाही बरती है, जिसके चलते उनके बच्चे की जान चली गई है। छुट्टी में आता था वो 2 महीने से हमारे बच्चे को वो नजर रख रखा था। रहते थे वो पहले वहीं? पहले वो बोलते थे 1.5 साल पहले वो रहते थे, फिर चोरी वोरी कुछ किया था उसका लड़का जी, साइकिल वाइकिल चोरी किया था, लेकिन हमको कुछ आइडिया नहीं था, आज पता चला ये चीज। लेकिन पुलिस को अभी सूचना दी है आपने कि आपसे 6 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने? मैंने उनको स्लिप भी दे दिया जो पैसे मांगे हुए थे, वो शरीर जो हमारे कमरे में मिला घर पे। सोनीपत के टीडीआई एस्पेनिया में 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस को बहुत पहले ही शिकायत दे दी गई थी, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनीपत के टीडीआई एस्पेनिया में 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव टीडीआई एस्पेनिया बेसमेंट से बरामद हुआ है। परिजनों ने एक परिचित किशोर और अन्य पर बच्चे के अपहरण करने का आरोप लगाया था और पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। बच्चे के गायब होने की सूचना सोमवार शाम को ही पुलिस को दे दी गई थी, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस खबर पर हरियाणा से स्टेट हेड राजकुमार सोनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखा जाए कि पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, परिजनों ने शिकायत पत्र सौंप दिया था, बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है सोनीपत का है और एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही जब बच्चा, उसके माता पिता ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और उसका खामियाजा उसके माता पिता को भरना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अरुण, तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ही पुलिस की आ रही है। क्योंकि उनके परिजनों से जब हमारी बात हुई, पत्रकार ने बात करी, तो उन्होंने साफ कहा कि जिस दिन वो अपनी दरखास्त लेकर सोनीपत के पुलिस अधिकारी के पास गए तो वो नशे में धुत से शराब पी रखी थी उन्होंने, और उन्होंने उसकी दरखास्त को अनदेखा कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अरुण, ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी यहाँ दिख रही है। हालांकि हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज की उनके जिस तरीके से वो पुलिस के ऊपर एक्शन लेते हैं, जिस तरीके से पुलिस अगर काम नहीं करती तो उनको लगातार सस्पेंड कर देते हैं, उनके काम को देखते हुए उनको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन मैं यही बात अनिल विज जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस 8 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था, जिसको पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते उस बच्चे के 8 साल के उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। आखिर क्यों नहीं पुलिस समय पर जागी, पुलिस क्यों नहीं समय पर उस पर एक्शन लिया गया, क्यों नहीं पुलिस मौके पर आई? तो शायद अगर पुलिस एक्शन मोड पे आती और अधिकारी उन दरिंदों को गिरफ्तार करती तो शायद उस मासूम बच्चे को वो बचा सकते थे, उसकी जिंदगी बच जाती। अरुण, उसके माता पिता का रो रो बेहाल हो चुके हैं। आखिर उस
जो 8 साल का मासूम बच्चा तो अर्चित था, आखिर उस बच्चा वो अब उसके माता पिता सारी उम्र उस बच्चे की फोटो को लेकर उसकी याद में रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। लेकिन हमेशा एक ही शिकायत रहेगी इस पुलिस प्रशासन से कि आखिर हमारा वो बच्चा क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा। कई महीने से, लगातार 2 महीने से एक फिरौती की मांग हो रही थी। आखिर पुलिस के पास जब शिकायत परिवार वाले ले जाते हैं तो आखिर क्यों नहीं उसको पुलिस ने क्यों नहीं अर्चिता के जो जितने भी जो गिरोह थे उनको क्यों नहीं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही सवाल तो मैं फिर दोबारा से साधना न्यूज चैनल के माध्यम से हरियाणा के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने पुलिस के जिस तरीके से ये पुलिस लापरवाही बरत रही है, लापरवाही जिस तरह से दिखाई जा रही है, एक मासूम 8 साल के बच्चे की जान चली गई, आखिर इसका खामियाजा कौन भरेगा। होम मिनिस्टर साहब, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि उस 8 साल की जो अर्चिता की मां है, आखिर उसको कौन वापस करेगा? क्या आपकी पुलिस वापस करेगी या आपका पुलिस प्रशासन या हरियाणा सरकार वापस करेगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हरियाणा सरकार की अगर पुलिस अगर सख्ती से पेश आती तो शायद वो उस अर्चिता की जान बच जाती। जी अरुण। राजकुमार जी, परिजनों का आरोप है कि जो परिचित किशोर है और एक अन्य पर अपहरण का आरोप लगाया है परिजनों ने, क्या पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन पर परिजन आरोप लगा रहे हैं? परिजन ने आरोप भी लगाया और उसकी एक दिन पहले जब उस बच्चे का अपहरण हो गया तो उसी समय उसके पिता ने तुरंत जाकर थाने में दरखास्त भी लिखाई, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई बरत रही थी। यदि उस समय पे सख्ती बरती थी तो शायद वो बच्चा भी बच जाता। लेकिन इस बीच में उसके पिता ने साफ अक्षरों में बोला कि मेरे से मेरे बेटे को बचाने के नाम पर 6 लाख की फिरौती तक मांग की जा रही है। पुलिस को इतना भी नहीं समझ इस चीज को लेकर, शायद वो गंभीर होती कि 6 लाख की एक फिरौती मांगी जा रही है। आखिर वो 8 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बिल्कुल उसके जो माता पिता थे उनको बिल्कुल निराशा दिखी और पुलिस के ऊपर से उनका विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरुण, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं अपने साधना न्यूज चैनल के माध्यम से, आखिर हरियाणा में ही क्यों, पूरे भारतवर्ष में ऐसे मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है? आखिर जो माँ बाप पाल पोस कर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और चंद पैसे के लिए ऐसे बदमाश जो होते हैं, ऐसे बदमाश होते हैं जो छोटे बच्चों का अपहरण करके फिरौती की मांग करके उन बच्चों की दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मैं पुलिस प्रशासन से भी यही कहूंगा और सरकार से भी यही कहूंगा कि इस तरह के जितने भी जो जिस तरीके से ये गैंगस्टर होते हैं, जिस तरह से बच्चों का अपहरण करते हैं, ऐसे बदमाशों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किस तरीके से बदमाशों के पर शिकंजा कसा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं देखा जाए हरियाणा में भी हमारी जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, बिल्कुल ढिलाई बरत रही है। बिल्कुल भी पुलिस बिल्कुल भी किसी प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, लापरवाही है, जिसके चलते एक 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आपको बता दें, सोनीपत में एक 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।